हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी एक कंपनी की फॉर्मेशन के बारे में एक छोटा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कई बार क्या होता है हम इसको ओवरलुक कर देते हैं, ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि आप सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से और मोस्टली 90-95% ऑफ यू आर गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, आप बिजनेसमैन बनने वाले, बिजनेस वुमेन्स बनने वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी जो है वो फॉर्म कैसे की जाती है, किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है। तो आज इस चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यार उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक आप लोगों से डिमांड है, आप कह सकते हो कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दो, ताकि आपके मतलब कि जितने भी वीडियोस हैं टाइमली बेसिस पर आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप उसको देख लो। शेयर करना मत भूलो अपने दोस्तों के साथ जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, वेरी इंपॉर्टेंटली दैट कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या क्या आपको पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग। ठीक है, हर तरीके से आई विल गेट मोटिवेशन, राइट। तो आपका मोटिवेशन मुझे हेल्प आउट करेगा और क्वालिटी कंटेंट बनाने में, राइट। और आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो? कमेंट करो, कमेंट में मुझे बताओ, कम्युनिकेट करो कि जहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। समझ रहे हो? तो सोल्यूशंस तो हैं, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, लेकिन उसके लिए क्या होगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तबीयत खराब होती है तो क्या करते हो? डॉक्टर को जाके बताते हो ना। तो अगर डॉक्टर से कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो वो कैसे दवाइयाँ देगा आपको, है ना। तो सेम वैसे यहाँ पर अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे नहीं बताओगे, तो हाउ वुड आई बी एबल टू हेल्प यू आउट? आई वोंट, राइट। तो मुझे बताओ, कम्युनिकेट करो, और इस तरीके से हम और क्वालिटी एजुकेशन कर पाएंगे, राइट। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखो, सबसे पहले फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्म करना, बनाना, राइट, यानी एक कंपनी को बनाना। तो कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम जानेंगे कंपनी क्या होती है। क्या कंपनी वो नहीं होती है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है? जो फोन, जिस कंपनी के फोन में तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, वो किसी कंपनी का ही होगा, राइट। तो कंपनी, आप क्या उस कंपनी के ओनर्स को जानते हो? क्या उसके ओनर से बात करी आपने? नहीं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, फोरमोस्ट बात क्या है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि इंसान ना होने के बावजूद उसके नाम पर काम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी बनाने के लिए अब कौन सी चीजें होती हैं? 4 स्टेप्स होते हैं टोटल। इस वीडियो में स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स को कवर करेंगे। 2 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में खत्म हो जाएगा। आज हम 2 पार्ट्स करेंगे और अगले वीडियो में हम 2 पार्ट्स और करेंगे और चैप्टर हमारा खत्म। 2 पार्ट्स देख लोगे, चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। तो देखो क्या है, अ कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या कह रहा है कि कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का एसोसिएशन है, संबंध है, संगठन है, जहां पर लोग मिलके बिजनेस की एक्टिविटीज को करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीगल स्टेटस। इसका एक लीगल स्टेटस होता है, यानी लीगली ये फॉर्म की जाती है, हवाई बातें नहीं होती हैं, लीगल तौर पर फॉर्मेशन की जाती है, लीगल तरीके से फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या? लीगल स्टेटस। ये लीगल स्टेटस वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लीगल स्टेटस की बात आती है तो यहां से 2 बातें समझ में आती है। नंबर 1, सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो बिजनेस होता है ना, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका अपना लीगली खुद अस्तित्व होता है। अपने खुद के एग्जिस्टेंस पे, अस्तित्व के लिए ये अपने मालिक पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रिकॉर्ड की जाती है कि भाई एक ऐसी कंपनी है, इस नाम से कंपनी है। आप कोई भी कंपनी उठा लो, अगर वो कंपनी है तो दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। पहले 1956 था, लेकिन वहां से अब अमेंडमेंट होने के बाद, चेंजेस होने के बाद 2013 में इसमें चेंजेस किए गए और फिर यहां से कंपनीज एक्ट 2013 लॉन्च हो गया, राइट, लागू हो गया। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन। तो जब इसकी लीगल एग्जिस्टेंस ही अलग है तो किसी के होने, किसी के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनरशिप चेंज हो जाती है, मालिक बदल जाते हैं, लेकिन बिजनेस उसी नाम से क्या होता है, कई बार चलता रहता है। मालिक की डेथ हो जाती है, ओनर नहीं रहता है, तो इंसान रहे ना रहे, कंपनी की अपनी खुद की लीगल एग्जिस्टेंस होती है, इसलिए उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी लगातार बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो गाना है ना, तो ऑन एंड ऑन बिजनेस पे भी लगता है। ये बात समझ में आ रही है?
तो इसकी कॉमन सील क्या मतलब होता है कि पूरी कंपनी के लिए कॉमन सिग्नेचर होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी भी साइन के पर्पस से। स्टैंप होती है कंपनी की जो कि हर एक पर्पस के लिए कॉमनली यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्यूमेंट पे कुछ साइन हो रखे हैं, किसी पे कुछ और रखे हैं, कोई और सील लगी, किसी पे कोई और सील लगी है, तो कॉमन सील होती है। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी क्या है, इट इज governed by the companies act, ये मैंने आपको बता दिया। The capital is divided into smaller parts called shares which is easily transferable। अब आप देखो क्या होता है कि कंपनी में आपने शेयर्स टर्म सुनी होंगी ना, तो जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उस कंपनी के आप उतने पार्ट के मालिक बन जाते हो, उतने पार्ट के। अब डिपेंड करता है आपका कितना परसेंट है। तो इसी तरीके से जो कंपनी की जो ओनरशिप होती है ना, दैट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड दोस पार्ट्स आर नोन एज शेयर्स। तो जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, जैसे कंपनी में जो ट्रू ओनर्स होते हैं, असली मालिक होते हैं, उनके पास 50% से ज्यादा होते हैं, है ना, तो वो मालिक बन जाते हैं। क्लियर है। और बाकियों में क्या होता है, छुटपुट छुटपुट में सबको बांट दिए जाते हैं, तो उनको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की 4 स्टेजेस हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, और 4 में से 2 आज हम कवर करने वाले हैं, दूसरा बाकी के 2 हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्रमोशन। नंबर 1 पे हमारा क्या आ जाता है, प्रमोशन। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, इनकॉर्पोरेशन। इन दोनों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन क्या है, सुनने में समझ में आ रहा होगा प्रमोशन, तो ये वो वाला प्रमोशन है जो सुनने में समझ में आ रहा है कि बोर्ड्स लगा दी, होर्डिंग्स लगा दी, टीवी में ऐड चला दी, ये कर दी, वो नो, नॉट एट ऑल। प्रमोशन का बहुत ही सिंपली सा मतलब होता है कि आपके दिमाग में, जब किसी पर्सन के दिमाग में कोई आइडिया आता है कि भाई ये काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, और उसके बारे में वो सोचना शुरू करता है ना, दैट इनिशियल स्टेप जहां पे वो अपने माइंड में कंसीव करता है बिजनेस को, उसके माइंड में बिजनेस जन्म लेता है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। यानी दिमाग में ही प्रमोट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो कंसीविंग बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। ठीक है, द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन दिस स्टेप आर नोन एज प्रमोटर्स। बात समझ में आपको क्या है। तो जब इनिशियली आइडिया आता है ना यहाँ दिमाग में, और उसके ऊपर एक्ट किया जाने लग जाता है, तो वो कहलाता है प्रमोशन। और जो लोग इस एक्टिविटी को इनिशियली फॉलो कर रहे होते हैं, जो इसमें काम कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। समझ में आया। तो ये हमारी प्रमोशन ऑफ फर्स्ट स्टेप, प्रमोशन। ठीक है, इसमें देखो क्या है, जो प्रमोटर्स होते हैं जिनके दिमाग में वो आइडिया आया, अब उनके कुछ काम भी होंगे। बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस चलाना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, एक बच्चे को पालने जैसा है, समझ रहे हो। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, है ना। तो उन स्टेप्स में सब पार्ट्स लगते हैं, सब स्टेप्स लगते हैं। तो सब स्टेप्स हम समझते हैं जरा कि जो प्रमोटर्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जो प्रमोटर उनको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जो दिमाग में आइडिया आया ना, तो उसके पीछे एक रीजन होगा कि भाई तुम्हें मार्केट में गैप दिख रहा है कि यार यहाँ पे ना ये दिक्कत हो रही है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि भाई बच्चों को बिजनेस स्टडीज की क्लास ढंग से नहीं मिल रही, तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं YouTube पे अच्छी क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू कर दूं और बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करूं, है ना। तो मुझे एक वो गैप दिखा। अब वो गैप मैं क्या हो गया, प्रमोटर हो गया। अब मैंने उस प्रमोशन के लिए, अब मैं एक YouTube चैनल बनाने के लिए गया हूंगा, है ना। तो वहां पे सीक्वेंस थोड़े अलग है, लेकिन मैं एज ए कंपनी बात करूं तो मैं इस चैनल का क्या हो गया, एक तरीके से प्रमोटर हो गया, जिसके दिमाग में एक आइडिया आया, है ना। उसने ये आइडिया आपके सामने प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद वो आइडिया है, प्रोडक्ट है और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट लगी होगी, अभी लाइटिंग है, ये कैमरा है, ठीक है, ये बोर्ड है, एडिटिंग का खर्चा, ये सब तो लगेगा ना। तो सिमिलरली एक कंपनी को भी ये सारे खर्चे स्टार्टिंग में देख के चलने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा फिजिबिलिटी स्टडीज, यानी दूसरे स्टेप में प्रमोटर्स को ये देखना होता है कि जिस बारे में वो सोच रहे हैं, जिस बारे में वो बात कर रहे हैं, क्या ये फिजिबल भी है, कोई हवाई बातें तो नहीं, यानी कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा आइडिया दिमाग में तो नहीं चल रहा कि जो पॉसिबल ही नहीं है, सोच लिया बस हवा बातें चल रही हैं, तो कहीं ऐसा कोई आइडिया तो नहीं है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है, देखो सबसे पहले रियलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी चेक इन आइडिया। मतलब जो आप सोच रहे हो वो रियली फिजिबल है या नहीं है। जैसे मैं सोच रहा हूं कि यार एक काम करता हूं, एक जूते बना देता हूं जिसको पहनने के बाद मैं हवा पे चलने लग जाऊं। अरे पॉसिबल है? नहीं है। टेक्निकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले मुझे आइडिया ऐसा आना चाहिए जो फिजिबल हो। ठीक है, तो रियलिटी चेक करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक इंजीनियर, सीए एटसेट्रा। नंबर 2, अब इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 3 तरीके से चेक किया जाता है कि जो आइडिया है वो फिजिबल है या नहीं है, यानी पॉसिबल है या नहीं है। नंबर 1, टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी क्या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमें मिल सकता है इस रिगार्डिंग। अब मैंने जो अभी आपको आइडिया दिया कि भाई मैं हवा में चलने लग जाऊं, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है?
अब अगर आप देखो तो पानी के ऊपर वो जो देखा आपने पीछे मशीन लगाते हैं, बहुत प्रेशर से पानी आता है तो हवा में उड़ रहे होते हैं, है ना। लेक्स के ऊपर देखा होगा, नदियों के ऊपर देखा होगा आप लोग, ऐसा हो रहा है ना। तो ऐसे ही मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे जूते बना दूं, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या टेक्नोलॉजी ऐसे सपोर्ट कर रही है? तो पहला मुझे देखना होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, क्या पैसा कितना लगेगा, ठीक है, मतलब फाइनेंस अरेंजमेंट इज पॉसिबल और नॉट, कि जितना मैं सोच रहा हूं उसमें जो पैसा लगेगा। अब मैंने तो सोच लिया कि भाई ये मशीन मैं बना दूंगा चाहे कुछ भी, मुझे पता चला कि इसमें खर्चा आएगा 10 करोड़ का, मेरे पास है ही नहीं, तो कैसे बनाऊंगा मैं, अरेंज भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि जिस आइडिया के बारे में मैं सोच रहा हूं उसमें कितना पैसा चाहिए होगा और उतना पैसा मैं अरेंज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तीसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि चलो ये सब कर भी दिया बट एट वॉट प्रॉफिट, कि मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है, ये सब कर दूंगा तो जिस रेट पे मैं बेचूंगा उतना प्राइस मुझे मिलेगा, और जो प्राइस मुझे मिलेगा क्या मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी का भी इक्वली ध्यान रखना पड़ेगा एट द सेम टाइम, है ना। तो ये 3 चीजें चेक करनी पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा नेम अप्रूवल। देखो नेम अप्रूवल के बारे में ना 2 बातें समझ लो, कि एक आपका नाम किससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अब जिस भी आप फोन में आप देख रहे हो, लेट्स से कि आप आईफोन देख रहे हो, एप्पल देख रहे हो, ठीक है, आईफोन में अगर ये वीडियो देख रहे हो, एप्पल में ये वीडियो देख रहे हो, तो क्या एप्पल नाम की कब कोई दूसरी कंपनी बनाई जा सकती है? नो, अ बिग नो इज देयर। सैमसंग नाम की कोई नई कंपनी बनाई जा सकती है? अ बिग नो इज देयर। क्यों? दे आर रजिस्टर्ड, दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड लीगली देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है लीगली, तो उस नाम से कोई और नहीं बन सकता। तो ये देखना पड़ता है कि अब हमें अपनी कंपनी के लिए क्या नाम रखना पड़ेगा, और जो नाम हम रखेंगे अपनी कंपनी का वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में आपका मिलता जुलता नाम भी ना अप्रूव नहीं करती है कंपनी, एक्ट में अप्रूव नहीं होता है वो, बात समझ में आ रही है। दूसरा आपका यूनिक नेम होना चाहिए, है ना। अब आइडेंटिकल नहीं होगा तो यूनिक होगा, है ना, तो आपको यूनिक नेम देखना पड़ता है। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, ये बातें हमको ध्यान रखनी होती है ना, नेम ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिक्सिंग अप सिग्नेटरी टू MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर से ये जान लो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो होता है जिसमें एक कंपनी के सारे राइट्स, कंट्रोल्स, पावर सारी लिखी जाती है, सब मेंशन होता है कि कंपनी का आप कह लो आउटर लुक, जिसको ऊपर से देख के पता चल जाएगा किसी को कंपनी के बारे में, है ना, ये MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो तो यूजुअली द पीपल साइनिंग मेमोरेंडम आर ऑल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जो पहले साइन करते हैं, दे आर द काइंड ऑफ, आप कह सकते हो दे आर फाउंडर्स, दे आर द रियल फाउंडर्स जिन्होंने उस कंपनी की खोज की है, ठीक है। तो MOA पे जिसका साइन होते हैं वो मेनली क्या कहे जाते हैं, दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट होता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब बिजनेस में सारे काम मैं तो नहीं कर सकता, और बिजनेस में काम बहुत सारे होते हैं, फाइनेंस की अरेंजमेंट होती है, अकाउंट्स का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए हमें इंजीनियर्स की जरूरत हो सकती है, अभी सारा काम मैं तो नहीं कर सकता खुद अकेले, है ना। तो आई नीड प्रोफेशनल्स, मुझे हर डिपार्टमेंट के, हर फील्ड के उन लोगों की जरूरत है जो प्रोफेशनल इसमें बहुत स्किल्ड हैं, तो मुझे उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, मुझे उनको हायर करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट हमारा काम ये होता है कि प्रमोटर्स अपॉइंट सर्टेन प्रोफेशनल्स लाइक ऑडिटर्स, मर्चेंटाइल बैंक्स एटसेट्रा फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच आर सबमिटेड टू रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार को हमें सबमिट कराना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है उसकी जरूरत होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं हमें, फॉर एग्जांपल्स MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, और डायरेक्टर की कंसेंट यानी उनकी मर्जी, उनका एग्रीमेंट, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमें बना के देने पड़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अब थोड़ी देर में हम बात करेंगे इसके बारे में, तो चलो पढ़ लेते हैं जरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, देखो नंबर 1 पे आती है हमारी प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। पहली बात, ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी होता है, यानी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ना वो MOA होता है सबसे पहले नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ कंपनी लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कंपनी की क्या पावर्स हैं,
किस लिमिट तक कंपनी अपनी पावर्स को यूज कर सकती है, क्या क्या काम कर सकती है, यानी मैं सिंपली बताऊं आपको तो कंपनी की अथॉरिटी, कंपनी की पावर, क्या क्या कंपनी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन विच कैन बी ऑल्टर्ड ओनली, ठीक है, कि कंपनी के जो स्कोप होता है ऑपरेशन का, कितना स्कोप है, कहाँ तक क्या क्या काम कर सकती है, जिसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, वो सब इसमें मेंशन होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस मेड इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कि जो प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे वो सारे इसमें लिखे रहते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, है ना, इस तरीके से जो जो प्रोविजंस कंपनी को बनाने होते हैं वो सारे लिखे होते हैं इसमें। ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट, ठीक है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है, यानी आप ये समझ लो कि जो लोग बाहर से मैनेज कर रहे हैं ना इसको, ठीक है, उनको इसको देख के ही पता चल जाएगा कि कंपनी किस बारे में है, तो वो डीप डाउन नहीं जा सकते, तो ऊपर ऊपर से दिल गेट द आइडिया कि भाई क्या क्या होना है कंपनी में, कैसे कैसे होना है, तो कंपनी का आउटर लुक से पता चल जाता है ना, और वो ये प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारा है क्लॉजेज ऑफ इन एमओए। एमओए में कौन कौन से क्लॉजेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, शर्तें हैं, आप कह लो, नियम है जो हमें फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 क्या क्या होता है उसमें, नेम क्लॉज, क्या लिखा होता है उसमें, नेम, कंपनी का क्या नाम है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी कंपनी का जो किस जगह पर है, किस स्टेट में, क्या उसका एड्रेस है, वो सब इसमें मेंशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, यानी कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी किस पर्पस से बनी है, कंपनी के क्या क्या काम होने वाले हैं, ये इसमें मेंशन होता है। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कौन कौन से पार्टनर्स की क्या क्या लायबिलिटीज होंगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन अबाउट दी लायबिलिटीज ऑफ दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उनकी लायबिलिटी सारी मेंशन होती है इसमें। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा कैपिटल की फॉर्म में इश्यू कर सकती है पब्लिक से, जिसे हम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल बोलते हैं, है ना, तो कितना पैसा, कितनी अथॉरिटी है कंपनी को, ऑथराइज कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, कि इस अमाउंट तक, इस लिमिट तक कंपनी पैसा पब्लिक से डिमांड कर सकती है एज इश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट हमारा आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज यानी मेंबर ऑफ एसोसिएशन में, सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दो टाइप से आप यहां पे समझो। एक, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहां पर कम से कम 7 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए एमओए पे, यानी 7 मेंबर होने चाहिए उसमें कम से कम। दूसरा, अगर प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसके इसमें कम से कम कितने होने चाहिए, 2 लोगों के एमओए पे सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि 2 मेंबर कम से कम उसमें होने चाहिए। तो यहां पर ये हो जाता है एसोसिएशन ऑफ क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल्ट्रेशन इन एमओए इज पॉसिबल बाय पासिंग इन द रजिस्ट्रार ऑफिस। अगर आप अपने एमओए में, यानी आप इन सब चीज़ों में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, तो वहां आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार, ठीक है, जब उस पर साइन कर देगा और उसको ये लगेगा कि हाँ सब ठीक है, सॉर्टेड, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है या कुछ भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो साइन कर देगा, आपको अलाउ कर देगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, सेकंड स्टेप हमारा इनकॉर्पोरेशन। एमओए आई थिंक आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दी जाएगी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। कमेंट में लिख के देखो, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर कमेंट में नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, और मुझे नहीं पता चलेगा तो ना तो मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा, इम्प्रोवाइज कर पाऊंगा, और ना ही मुझे मोटिवेशन मिल पाएगी अगर कंटेंट आपके लिए सफिशिएंटली क्वालिटी वाइज गुड है तो। बात समझ में आ रही है, तो प्लीज कम्युनिकेट करते रहो। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की बात तक हम पहुंच रहे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेज, प्रमोटर्स मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब वो कंपनी को मतलब एग्जिस्टेंस में लाने की बात कर रहे हैं, यानी कंपनी को लीगली वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं, नाम पाना चाहते हैं कि हाँ ये कंपनी हो गई अब। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, नंबर 1, फिलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल करने पड़ते हैं, ऊपर अभी आपने पढ़ लिए है, ठीक है, एमओए है, एओए है ना, इस टाइप से डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं। पेमेंट ऑफ फी, जो आपकी फ़ी बनती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाओगे, जो भी आपकी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फी बनती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी यू हैव, उसकी क्या चार्जेस है, क्या फ़ी है, वो आपको पे करनी पड़ती है, सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद फिर रहता है रजिस्ट्रेशन, एंटर इन द बुक्स ऑफ रजिस्ट्रार। उसके बाद जब रजिस्ट्रार को लगता है कि हाँ सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है, वो अपने वहाँ पे साइन कर देगा, मेंशन कर देगा, और आप एक कंपनी से स्थापित हो गए, आप एक कंपनी बन गए अब, ठीक है, आपकी कंपनी बन गई अब। इफ द रजिस्ट्रार कंसिडर एवरीथिंग लीगल एंड वैलिड, ही और शी विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन विच विल अलाउ लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। का अगर उसको लगा सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए, यस ऑल सॉर्टेड, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है, और जो बिजनेस है वो भी सोसाइटी के लिए भी गलत नहीं है, और ये सब कुछ सॉर्टेड है, सेटल है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप
कंपनी बन जाते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा सेकंड स्टेप। और जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में ही आपको बताया था कि आज की इस वीडियो हम 2 पार्ट्स में, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट हमारा आज होगा इनकॉर्पोरेशन तक, अगले बाकी दोनों पार्ट जो है अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। छोटे ही बच्चे हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे को फॉलो करो। फॉलो करके डीएम में नोट्स लिखो। नोट्स लिखते ही आपके पास ऑटोमेटिकली एक लिंक पहुंच जाएगी। उस लिंक को क्लिक करोगे, आप ड्राइव पे चले जाओगे, ड्राइव पे रिक्वेस्ट सेंड कर देना, नोट्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। कोई तामझाम नहीं, कोई सरदर्द नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो पूरी की पूरी तैयारी फ्री में हो रही है। और देखो, पूरी की पूरी तैयारी अगर फ्री में हो रही है, इतने एफर्ट्स अगर आपके लिए डाल रहे हैं, तो थोड़ा तो यार आपका कर्तव्य बनता है भाई, है ना। कर्तव्य ये बनता है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भर भर के कमेंट्स करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री तो है सब कुछ। हम फ्री दे रहे हैं तो आपके पास भी चीज़ें फ्री हैं, डेटा फ्री आ रहा है आपका, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करो। और ये जो सारी चीज़ें मैंने दी हैं मोटिवेशन के लिए हमारे ज़रूरी हैं, करो और हमें सपोर्ट करो, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस वीडियो। मिलते हैं बाकी का पार्ट अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।